Hello students. In the previous class we have studied about the practical units to measure the length, mass and time. Some practical units to measure length, mass and time. And we have also studied the definition of those practical units. What are those unit about? वो unit किस लिए कब कौन सी यूनिट हमें काम में लेनी है वो भी हमने पढ़ा है. उसके साथ हमने ये भी देखा है कि ऐसा यूनिट के साथ उन प्रैक्टिकल यूनिट्स का क्या रिलेशन है. ऐसा यूनिट्स के साथ उन प्रैक्टिकल यूनिट्स का क्या रिलेशन है. आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं. तो डायरेक्ट मेथड जो कि काफ़ी सिंपल है और आप लोग काफ़ी टाइम से बचपन से करते आ रहे हैं. पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड पर आते हैं. डायरेक्ट मेथड टू मेजर लेंथ. डायरेक्ट मेथड टू मेजर डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करे जाने वाली डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करे जाने वाली डिस्टेंस, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये दोनों पॉइंट्स हमारे अप्रोच में हैं. दोनों पॉइंट्स हमारे अप्रोच में हैं. हम ए पर भी जा सकते हैं, हम बी पर भी जा सकते हैं. तो ऐसे मेजरमेंट के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, एक मीटर स्केल ले लेते हैं. सपोज़ हमने ये मीटर स्केल ली और इस मीटर स्केल की लेंथ को हमने इस ए बी से कंपेयर किया. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे एक ठीक है, तो हमने इस मीटर स्केल को 4 टाइम्स रोल किया और हमने ए बी डिस्टेंस को कम्प्लीटली मेजर कर लिया. तो वी से दैट अगर ये 1 मीटर है तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना है, ए बी इज इक्वल्स टू 4 मीटर. ये इस तरह का मेजरमेंट आप हमेशा से करते आए हो. किसी भी चीज़ को आपको मेजर करना है तो आपको क्या करते हो, आप उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हो. आइदर मीटर और सेंटीमीटर, जो आपकी जो नॉर्मल स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, आप उसके मेजरमेंट से कंपेयर करते हो. ठीक है. और जैसे अगर आप कपड़े की दुकान पर गए, अगर कपड़ा ख़रीदना है आपको, तो कपड़े का मेजरमेंट वो उनके पास एक बहुत बड़ी स्केल होती है, मीटर स्केल जिसको हम बोलते हैं, वो 100 सेंटीमीटर्स की होती है और उससे वो मेजरमेंट करके हमें देते हैं. और अगर आपको बहुत छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करना है, जैसे डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ पेपर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गॉज. स्क्रू गॉज को यूज़ करके हम किसी भी वायर का डायमीटर और उसकी थिकनेस का मेजर कर सकते हैं. स्क्रू गॉज, इसका जो प्रिसीशन होता है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर्स तक. मतलब इतना छोटा डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो. 10⁻⁻5 मीटर्स तक डिस्टेंस जो है, इस ऑर्डर में डिस्टेंस जो है आप स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हो. एक और इंस्ट्रूमेंट होता है छोटी, मतलब अगर आपको प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, देखिए स्केल से जो आप मेजरमेंट ले सकते हो, दैट मेजरमेंट कुड बी 1.5 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर. ठीक है. 1.5 और 1.6 के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कभी भी मेजर नहीं कर पाओगे. ऐसे ही किसी भी दो मेजरमेंट के बीच का ले लीजिए, आप 3.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो और 3.6 सेंटीमीटर आप मेजर कर सकते हो. इसके बीच का 3.5 और 3.6 के बीच की जो लेंथ है वो आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे नॉर्मल स्केल से. तो ऐसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं. वर्नियर कैलिपर्स एक तरह की स्केल होती है और जो हमें एग्जैक्टली इन दोनों की, मतलब किसी भी चीज़ की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली मेजर करके बता देगा. फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है ए बी, इसका मेजरमेंट है नॉर्मल स्केल से हमने करा तो हमने देखा कि दिस मेजरमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.7 सेंटीमीटर है ना. 2.7 और 2.8 के बीच में आ रहा था तो हमें समझ में नहीं आया क्या करें.
तो हमने 2.7 लिख दिया, किसी ने 2.8 लिख दिया। 2.8 के ज़्यादा नज़दीक आ रहा था तो बच्चे राउंड ऑफ करके 2.8 लिख देते हैं। 2.7 से थोड़ा सा ज़्यादा था तो बच्चे 2.7 लिख देते हैं। बट वर्नियर कैलिपर से अगर आप इस दूरी को मेजर करेंगे, इस लेंथ को मेजर करेंगे, तो यू विल गेट इट अराउंड 2.76 सेंटीमीटर। ये प्रिसाइजली आप इसको मेजर कर पाएंगे, 2.76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रिसाइजली आप इसको मेजर कर पाएंगे। स्क्रू गॉज, यहाँ पर एक और डिवाइस आ जाती है, तो स्क्रू गॉज से आप क्या कर सकते हैं, इसको, अब वर्नियर कैलिपर की लिमिटेशन क्या है, ये 2.76 और 2.77 के बीच की जो डिस्टेंस है इनको मेजर नहीं कर पाएगा। 2.76 और 2.77 के बीच की डिस्टेंस जो है ये मेजर नहीं कर पाएगा। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रू गॉज यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रू गॉज से मेजरमेंट करके आप जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉर सपोज है 2.764 सेंटीमीटर्स। तो ये वैल्यू जो है ये एकदम प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज का मतलब कितना डीपली आप उसको मेजर कर रहे हो, आपके मेजरमेंट में डेप्थ कितना है, उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। हम अभी इसी चैप्टर में एरर्स एंड प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये सब पढ़ेंगे। तो प्रिसाइज का मतलब ये है कि जैसे कंपेयर करते हैं, हमारे पास एक वॉच है जिस वॉच में सिर्फ आवर हैंड है, सिर्फ आवर हैंड है। अब अगर आपको वॉच की जो सुई है, वॉच की जो नीडल है, वो आपको 12 और 1 के बीच में नज़र आती है, लेट इट बी 12 और 1, सिर्फ हमारे पास आवर हैंड है और आवर हैंड 12 और 1 के बीच में नज़र आती है। अब किसी ने टाइम पूछा तो आपने उसको बता दिया कि भैया 12 से तो ज़्यादा हो रहा है बट 1 से अभी कम है टाइम, आप उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाओगे। फॉर सपोज अगर इसमें अभी हमारे पास मिनट हैंड भी है तो, और हमने देखा कि मिनट हैंड जो है ये 5 पर है, तो आपने तुरंत बता दिया कि 12:25 हो गए हैं। और फॉर सपोज तो ये जो अब जो ये आपने टाइम बताया 12:25, ये कंपैरेटिवली 12 और 1 से ज़्यादा प्रिसाइज है। 12:25, 12 और 1, पहले आप क्या बता रहे थे, या तो 12 या 1 है ना, इसके बीच में कोई टाइम है। अभी आपने क्या टाइम बता दिया 12:25, तो अभी कंपैरेटिवली आप ज़्यादा प्रिसाइज हो। फिर अगर इसमें सेकेंड हैंड भी है और आपने देखा कि जो सेकेंड हैंड है ये 4 पर है, सेकेंड हैंड 4 पर है, तो अब आपने 12 टाइम बताया 12 आवर्स 25 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, तो अब आप कंपैरेटिवली और ज़्यादा प्रिसाइज हो गए हो। ठीक है, हमने एक मेजरमेंट यहाँ से नॉर्मल स्केल से की, वो मेजरमेंट कितनी थी 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर। अब 2.7 और 2.8 ये लिमिटेशन थी हमारे मीटर स्केल की, इससे ज़्यादा हम मेजर नहीं कर सकते। फिर हम क्या लेकर आए, हम वर्नियर कैलिपर लेकर आए, वर्नियर कैलिपर लेकर आए और वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट करी तो हमने देखा इट इज़ 2.76 सेंटीमीटर है ना। और फिर हमने देखा कि जब हम स्क्रू गॉज लेकर आए तो हमने इसको और ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करा और हमने बताया इट इज़ 2.764 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रिसाइजली हम डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर जो आप यूज़ करते आ रहे हो, मीटर स्केल। अभी 11th क्लास में हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज लैब में इनसे मेजरमेंट भी कर देखेंगे और रिजल्ट भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए डायरेक्ट मेथड मेजर करने के। डायरेक्ट मेथड तब अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट मेथड को हम तब अप्रोच करते हैं जब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स ए और बी, हम इन दोनों पॉइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स हमारे विसिनिटी में, दोनों पॉइंट्स हमारी रेंज में, दोनों पॉइंट्स जब हमारी रेंज में, तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके इनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनडायरेक्ट मेथड, जब हम दोनों पॉइंट्स का दोनों में से किसी एक पॉइंट पर अप्रोच नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक पॉइंट पर अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? तो आंसर है तब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर सपोज दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इतना लंबा इंच टेप हमारे पास नहीं है, इतना लंबा इंच टेप हमारे पास नहीं है कि हम दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस हम निकाल सकें। तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करेंगे या और जयपुर से दिल्ली ट्रैवल करेंगे और हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और हम हमारी जो एवरेज स्पीड है उससे दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं। आजकल जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, जीपीएस आ गया, जीपीएस से मैप के ऊपर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर डिस्टेंसेस। नाउ फॉर सपोज आपको एक ट्री का हाइट कैलकुलेट करना है, ट्री का हाइट आपको कैलकुलेट करना है। अब ट्री के ऊपर आपको चढ़ना नहीं आता, ट्री काफ़ी लंबा है और इस पर आप नहीं चढ़ सकते और इस पर बिना चढ़े आप इसका जो हाइट है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, आप ट्री के दोनों एंड में से ये वाला एंड जो है ये अप्रोचेबल है आपके लिए, तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करी। फॉर सपोज ए बी एट एनी पॉइंट, ए इज़ एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। ये ट्री है और ट्री से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर करा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास होता है एक डिवाइस जिसको बोलते हैं हम सेक्सटेंट। ये सेक्सटेंट एक डिवाइस होता है जिसमें दो स्केल्स होती हैं और इन दोनों स्केल्स के बीच में एक प्रोटेक्टर लगा होता है। इन दोनों स्केल्स के बीच में एक प्रोटेक्टर लगा होता है और इसमें एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने हमारे डिवाइस को सेक्सटेंट को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रख कर इसका जो ये वाला एंड है, ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म है, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। OA आर्म इज मूवेबल, OA जो आर्म है ये मूवेबल है। तो हमने क्या करा, हमारा जो डिवाइस है सेक्सटेंट उसको हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रख के हमारा जो आर्म है, एक आर्म AB, OB को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, OB को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया और फिर हमने क्या करा, OA आर्म को मूव करते हुए, OA आर्म को हमने मूव करा और इतना मूव करा कि ये वाला जो OA आर्म है ये एग्जैक्टली ट्री के टिप को पॉइंट करने लगा, ये एग्जैक्टली ट्री के टिप को पॉइंट करने लगा। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटेक्टर था, इस स्केल से हमने यहाँ पर मेजरमेंट देख लिया कि यहाँ पर जो प्रोटेक्टर में रीडिंग है ये इसकी मेजरमेंट कितनी है। अब जब हमने ये मेजरमेंट देख ली, मेजरमेंट देखने के बाद हमने क्या करा, हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया। ट्रिग्नोमेट्री आप सब पढ़कर आए 10th क्लास में, टेन थीटा यूज़ किया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्री की हाइट है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट B, टेन थीटा हो गया BT अपॉन 80, ठीक है। 80 डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, 80 इज x, इसको आपने मेजर करा है। टेन थीटा आप मेजर कर सकते हो, टेन थीटा आपने कैसे मेजर किया, टेन थीटा आपने सेक्सटेंट से मेजर किया और इज इक्वल्स टू BT, ठीक है। अब BT की वैल्यू क्या हो जाएगी, BT इज इक्वल्स टू x टेन थीटा। इस तरह से आपने क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके दोनों में से जब आप एक पॉइंट को अप्रोच नहीं कर सकते तो आपने क्या किया, ये मेथड यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्री मेथड यूज़ करा और इस पेड़ की हाइट, ये ट्री की जो हाइट है वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब एक और मेथड देखते हैं जिसमें से हम दोनों में से किसी भी पॉइंट को अप्रोच नहीं कर सकते, तो उस केस में आपने क्या करना है। तो जब आप दोनों में से किसी एक पॉइंट को भी अप्रोच नहीं कर सकते तब आपको क्या करना है, एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर सपोज ये एक माउंटेन है और आपको क्या करना है, इस माउंटेन की हाइट को, इसका जो पीक है इसकी हाइट को मेजर करना है। ये हाइट h, ये h हाइट आपको मेजर करनी है, ठीक है। अब आप ना तो इस पॉइंट पर पहुंच सकते हो क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आधा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा जो कि हमारे बस की नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने वापस से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी और हमने क्या करा, एक पॉइंट, हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर करा, कोई भी एक पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप ये पॉइंट A पॉइंट, सपोज आपने A पॉइंट कंसिडर करा, A पॉइंट से आपने सेक्सटेंट यूज़ करा, सेक्सटेंट यूज़ करके आपने उसका एक एंड यहाँ पर फिक्स किया और दूसरे एंड को इसके पीक पर पॉइंट किया, ठीक है, इसके पीक पर पॉइंट किया और आपने क्या करा, आपने ये एंगल जो है इस एंगल को मेजर कर लिया, लेट इट बी θ1, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे गए,
अब ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, जो डिस्टेंस आप अपने पैरों से चलकर गए वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, लेट इट बी x। फिर यहाँ पर वापस से आपने सेक्सटेंट रखा और आपने दूसरा एंड कहाँ पर पॉइंट किया, आपने दूसरा एंड माउंटेन की पीक पर पॉइंट किया और ये एंगल भी आपने कैलकुलेट कर लिया θ2, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज़ h? h कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले हम बात करते हैं cot θ1 की। ये डिस्टेंस जो है हम y कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। cot θ1 की हमें बात करनी है। cot θ1 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan θ1 होता है और इसका उल्टा हो जाएगा cot θ हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? y इज बेस और परपेंडिकुलर इज हाइट। y अपॉन h, ये क्या आ गया? ये cot θ1 की वैल्यू होगी। cot θ2, ये cot θ2, इसके लिए बेस क्या होगा? इसके लिए जो बेस है वो है x प्लस वाई और परपेंडिकुलर सेम रहेगा जो कि माउंटेन की पीक की हाइट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल्स टू, ये ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में 13 चैप्टर जो आपका था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से करा है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ताकि आप चीज़ों को रिकनेक्ट कर पाओ। cot θ1 y अपॉन h माइनस ऑफ, यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर θ1 जो है, ये θ1 जो होगा ये ज़्यादा एंगल, ये वाला जो एंगल है ये ज़्यादा बड़ा होगा और θ2 विल बी स्मॉल, क्योंकि आप जितना दूर जाते रहोगे आपका जो एलिवेशन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं θ1 माइनस θ2। तो x प्लस वाई अपॉन h, एलसीएम इन दोनों का क्या रह जाएगा? इन दोनों का एलसीएम h रह जाएगा। और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यू विल गेट y माइनस x माइनस वाई। तो cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल्स टू y और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं, तो इसको बना देते हैं cot θ2 माइनस cot θ1 एंड इट वुड बी इक्वल्स टू, माइनस और माइनस इधर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी x अपॉन h। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? h की वैल्यू निकालनी थी। h कितना हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू x अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1, ठीक है। cot θ की जो वैल्यू है tan θ के रेसिप्रोकेट चलती है। देखिए tan θ की वैल्यूज़ हम देखते हैं। tan θ, tan 0 इज़ 0, tan 30 इज़ 1/√3, फिर tan 45 इज़ 1, देन इट इज़ √3, ठीक है। तो जब आप एंगल्स को इंक्रीज कर रहे हो तो tan θ इंक्रीज हो रहा है, tan θ की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है। cot θ जो चलता है tan θ का रेसिप्रोकल होता है। तो tan cot 30 इज़ √3, tan 45 इज़ 1 और tan 60 इज़ 1/√3। तो जब आप एंगल को इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर आप देखिए cot θ2 माइनस cot θ1, वैल्यू किसकी ज़्यादा बड़ी है? वैल्यू किसकी ज़्यादा बड़ी है? जो वैल्यूज़ हैं cot θ2 की वैल्यू जो है, cot θ2 की वैल्यू जो है ये छोटी वैल्यू आएगी और cot θ1 की जो वैल्यू आएगी ये बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस ऐसे करके आप ये जो डिस्टेंस है ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर very large distances. Indirect method to measure very large distances. अभी जो distances हम measure कर रहे थे ये इतनी बड़ी नहीं थी,
बट अब जो हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो काफ़ी बड़ी होगी और उनको यूज़ करने के लिए कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी तक अपन ने कौन सा मेथड यूज़ किया, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करा है। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके अभी हमने ये निकाला, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो भी हम मेजर कर सकते हैं वही डिस्टेंसेस हमारे पास है। θ2 और θ1 आप मेजर कर सकते हो किससे, सेक्सटेंट से आप मेजर कर सकते हो। x की वैल्यू आप यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल कर गए तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इन दोनों मतलब यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है इसमें हमारे पास सिर्फ वही क्वांटिटीज़ हैं जो हमने मेजर करी थी। देखिए y हमारे रिजल्ट से एलिमिनेट हो गया, y की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का आप कोई कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, देखिए दोनों तरफ यहाँ पर -x/h रह रहा था और यहाँ पर cot θ1 - θ2 था, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लेके मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया। द रिजल्ट यू विल गेट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे, अभी तक हम जो मेथड यूज़ कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, इससे आप फैमिलियर थे, पर अब जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। दिस मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स, तो पैरेलैक्स मेथड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलैक्स क्या होता है। तो पैरेलैक्स इज द अपैरेंट शिफ्ट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर एज वी शिफ्ट आवर आइज साइडवेज। Parallax is the apparent shift in the position of the object with respect to another object when we shift our eyes sideways। तो मतलब क्या है अपेरेंट? अपेरेंट का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अपेरेंट मीन्स फॉल्स, मतलब अपीयर होती है चेंज। ये शिफ्ट जो है ये अपीयर होता है, एक्चुअली शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं या थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए तो हमने क्या करा, हमने ये एक ऑब्जेक्ट है और हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी दोनों आइज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को दोनों आइज से ऑब्जर्व करें। ये हमारी है राइट आई, सॉरी दिस इज़ आवर लेफ्ट आई एंड दिस इज़ आवर राइट आई। और पहले हमने क्या करा, हमने इस ऑब्जेक्ट को हमारे लेफ्ट आई से देखा और राइट आई को क्या करा, राइट आई को क्लोज कर दिया। राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा। उसके बाद हमने जब हमारी लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से इस ऑब्जेक्ट को देखा तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट has changed its position with respect to background। ये ऑब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका होता है, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को बदल लेता है, ठीक है। दिस अपैरेंट शिफ्ट मतलब हमें ये लगा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन बदल ली जब हमने इनको दोनों बार अलग अलग आइज से देखा। ये दोनों बार जब हमने अलग अलग आइज से देखा तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन बदल ली, बट ऑब्जेक्ट ने एक्चुअली में पोजीशन नहीं बदली होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है अपैरेंट शिफ्ट, ठीक है। और इसमें एक नोट या फिर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ऑलवेज द क्लोजर ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट आवर आइज। मतलब हमने आइज को लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, ऐसा हमें अपीयर होगा। दिस
अपैरेंट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, और जब हम इस मेथड को यूज करके कोई मेजरमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लेनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम अर्थ से मून की डिस्टेंस को या फिर किसी और प्लेनेट की डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं यूजिंग पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लेनेट फ्रॉम अर्थ. पैरेलैक्स मेथड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लेनेट फ्रॉम अर्थ. पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम डिस्टेंस अर्थ से मून की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए. फॉर सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और हमने अर्थ की सरफेस पर कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए जो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो. फॉर सपोज ये दो पॉइंट्स हमने ए और बी कंसिडर करें और ए और बी की बीच की डिस्टेंस जो है लेट इट बी डी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, और ये मून है. फॉर सपोज ये मून है और मून से अर्थ की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है. मून से अर्थ की डिस्टेंस जो है हमें मेजर करनी है, और ये एक डिस्टेंट स्टार है. ये एक डिस्टेंट स्टार है. हम ये कंसिडर कर सकते हैं ये जो डिस्टेंट स्टार है इसकी पोजीशन, इसकी जो डिस्टेंस है, ये स्टार जो है हमारे अर्थ से इतना दूर है कि हम ए पर खड़े हो या बी पर खड़े हो, ये स्टार की पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं बदलती है. ये स्टार की पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं बदलती है. ऐसा आपको इमेजिन करना है. अब ये कैसे नहीं बदलती है वो भी आप देखिए. फॉर सपोज आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं. ट्रेन से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई ट्री आता है और आप देखते हैं कि ट्रेन यहाँ से इस ट्री को अप्रोच करती है, ट्री को अप्रोच करती है और जल्दी से इस ट्री को क्रॉस करके निकल जाती है. ठीक है, ट्री को क्रॉस करके निकल जाती है. थोड़ी देर बाद ये जो ट्री है ये डिसअपियर हो जाता है. बट फॉर सपोज कोई डिस्टेंट माउंटेन पीक है, डिस्टेंट माउंटेन पीक है और ट्रेन इसको अप्रोच कर रहा होता है. जब ट्रेन इसको अप्रोच कर रहा होता है तो काफ़ी टाइम तक आपको लगता है कि जो माउंटेन है उसकी जो डिस्टेंस है ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये जो माउंटेन्स है, ये इस ट्रेन से कंपैरेटिवली काफ़ी दूर है. तो बहुत ज़्यादा टाइम तक 15 मिनट 10 मिनट तक हमें ये लगता है कि ये माउंटेन जो है इसकी डिस्टेंस जो है ये ट्रेन जो है इस तक पहुंच ही नहीं पा रहा. क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये माउंटेन की जो पोजीशन है ये मतलब ये माउंटेन की जो पोजीशन है ट्रेन से काफ़ी दूर है. तो ऐसा ही ये जो स्टार है इसकी पोजीशन अर्थ से काफ़ी दूर है. तो चाहे आप ए पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करो या बी पॉइंट से आप इसको ऑब्जर्व करो, स्टार की पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड रहती है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें लेकर आना है वो डिवाइस सेक्सटेंट, और सेक्सटेंट के एक एंड पर हम लगा देंगे टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप से हम इस डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करके हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना ली. हमने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना ली और दूसरे एंड से, सेक्सटेंट का जो दूसरा एंड है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम इस मून को ऑब्जर्व करेंगे. इससे हम मून को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये सेक्सटेंट है, इसका हमने एक एंड यहाँ पर फिक्स कर दिया. एक एंड से हमने किसको देखा, स्टार को, और दूसरे एंड से स्टार को देखकर हमने उसको फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड से हम अब मून को देख रहे हैं. दोनों एंड पर टेलीस्कोप लगे हुए हैं जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देख पाए, और हमने ये एंगल θ1 जो है ये मेजर कर लिया. इसके बाद हम ए से बी पॉइंट पर जाएंगे. बी पॉइंट से भी ये जो स्टार है इसका जो पोजीशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रहा. इसका जो पोजीशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रहा. जैसे मैंने बताया ये माउंटेन्स की पोजीशन ट्रेन के रेस्पेक्ट में काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट रहती है. वैसे ही जब हम बी पॉइंट पर गए तो इसका पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रहा था. तो हमने वापस से हमारे बी पॉइंट पे सेक्सटेंट को हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर हमने एक एंड को फिक्स किया. एक एंड को फिक्स करके हमने दूसरे एंड से मून को देखा.
और हमने क्या करा, ये वाला जो एंगल है इसको मेजर कर लिया, ये θ2, इस एंगल को हमने मेजर कर लिया और ये हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, ज्योमेट्री आप जानते हैं, अगर ये θ1 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी θ1 होगा और ये θ2 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी θ2 होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री अप्लाई करके थीटा और एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब आपको ये रेडियस, ये डिस्टेंस आपको जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ये आपको कैलकुलेट कर लेंगे, यही अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये रेडियस आप निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन एंगल थीटा, ये थीटा कितना होगा, θ1 प्लस θ2 के बराबर इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आप अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में आप लिखने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ड्स में, फिर आप उसको देखकर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये मैंने वर्ड्स में आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। सबसे पहले टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून वी ऑब्जर्व इट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द अर्थ। हमने मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए उसको अर्थ पर दो पॉइंट से ऑब्जर्व किया, ए और बी से। अब फिर उसके बाद हमने एक डिस्टेंट स्टार सेलेक्ट किया। नाउ वी हैव सेलेक्टेड अ डिस्टेंट स्टार एस हुज पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम। स्टार, एक ऐसा स्टार सेलेक्ट करना है जिसकी पोजीशन ए और बी से अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब ये जो स्टार है ये अराउंड 100 लाइट ईयर्स अवे होना चाहिए, काफ़ी दूर होना चाहिए स्टार, ताकि इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ के रेस्पेक्ट में सेम रहे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्सटेंट को यूज़ करके θ1 और θ2 को मेजर कर लेना है और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, इसको भी हम अर्थ की सरफेस पर जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम ये कैलकुलेशंस कर लेंगे, और थीटा की वैल्यू जो है इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पैरेलैक्स मेथड है, पैरेलैक्स मेथड कैन बी यूज्ड, यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूँ, पैरेलैक्स मेथड can be used to measure distances which are less than 100 light years। हम पैरेलैक्स मेथड से वो डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं जो 100 लाइट ईयर से कम, इससे ज़्यादा डिस्टेंसेस हम पैरेलैक्स मेथड से मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड से आप और क्या कर सकते हैं, पैरेलैक्स मेथड से किसी नियर बाय स्टार की डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। फॉर सपोज दिस इज सन और अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, ठीक है। एस मार्क करते हैं सन को, दिस इज अर्थ। फॉर सपोज ये एक नियर बाय स्टार है जिसकी पोजीशन या जिसकी डिस्टेंस जो है अर्थ से आपको कैलकुलेट करनी है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब किसी भी एक टाइम पर आप क्या करेंगे, एक डिस्टेंट स्टार को सेलेक्ट करेंगे, लेट इट बी एस, और सेक्सटेंट को यूज़ करके ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, लेट इट बी θ1। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 6 महीने का वेट करना है। 6 महीने बाद जब अर्थ इस पोजीशन पे आ जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर जब अर्थ आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसी डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व करना है। ये डिस्टेंट स्टार या स्टार जो है इतना दूर है अर्थ से कि इसकी पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में जब आप अर्थ अपनी ऑर्बिट पर मूव करेगा तो ये पोजीशन, चाहे यहाँ से देखो
जब अपनी ऑर्बिट मतलब जब अर्थ अपनी ऑर्बिट के इस पोजीशन पर हो और जब अर्थ अपनी ऑर्बिट के इस पोजीशन पर हो, दोनों ही पोजीशन से, दोनों ही डिस्टेंसेस से, सॉरी दोनों ही पॉइंट से स्टार की पोजीशन फिक्स्ड रहती है। फिर आपको ये एंगल मेजर कर लेना है θ2 और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये θ1 θ2 आप निकाल सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं लेट इट बी x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन एंगल, एंगल दिस θ1 प्लस θ2 आर्क। अब आर्क की वैल्यू बताइए, ये यहाँ से अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस आपको पता है कितना होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब डायमीटर के इक्वल, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के इक्वल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। इससे आप डिस्टेंट स्टार, नियरेस्ट स्टार, ये हमारा नियर बाय स्टार है, इसकी डिस्टेंस अर्थ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप मून का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं अर्थ की सरफेस पर खड़े होके। फॉर सपोज दिस इज मून, और आपको क्या करना है, आपका जो डिवाइस है सेक्सटेंट, उसके एक एंड को आपको यहाँ पर फिक्स कराना है, दूसरे एंड को आपको यहाँ पर फिक्स कराना है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपको मेजर कर लेना है। और आपको ये पता है कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस आप, हमने अभी ऊपर देखा कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको ये डिस्टेंस पता होगी तो आप मून का डायमीटर भी निकाल सकते हैं। इस केस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर्क की वैल्यू निकालनी है। आर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। आपको एंगल पता है, एंगल सेक्सटेंट से निकल कर आ जाएगा, और रेडियस डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आप नियर बाय स्टार और डायमीटर ऑफ द मून और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये आप पैरेलैक्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है।